क्वेश्चन था उसमें रॉक कंटेनिंग फॉसिल्स, विच रॉक आर कंटेनिंग फॉसिल्स। जी तो इस पे एनसीईआरटी क्या इसका होगा? दिस सेडिमेंटियस रॉक्स होते हैं आई बिलीव। हाँ, तो पर उसमें जैसे सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों दे रखा हुआ था, और तो इसमें फॉसिल्स कौन से रॉक पे बनेंगे तो वो क्लेरिफाई नहीं था उस पे, इसलिए मैंने पूछा ये वाला। वो तो किसी को पता हो तो बताएं। हाँ, उसको तो सेडिमेंट्रीज में ही बनेंगे क्योंकि वो मैक्सिमम जो वहीं पर फॉसिल्स होते हैं और धीरे धीरे जब वो अपना रूप परिवर्तित करती रहती है तो फॉसिल्स की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती रहती है उनके परिवर्तन के साथ। ठीक है ना? तो इसका आंसर सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। जी यस। अच्छा, इस पे मैम एक और था एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। जी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का दिया हुआ था कि दे आर इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट एज पर द एनसीईआरटी। जी। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि अगर जैसे रॉक्स बन रहे हैं तो वो तो धरती के सतह पे बन रहे हैं ना, तो रॉक्स जैसे बन मैग्मा में रहे हैं, आपको ये क्लियर था? हाँ, जब मैग्मा निकल रहा है तो वो लावा हो गया, जब से धरती के सतह पे आता है तो इट्स कॉल्ड लावा। ठीक है, तो जब लावा ठंडा होता है तो रॉक्स लावा नहीं, मैग्मा। एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। हाँ, जब मैग्मा निकलता है तो धरती पे आने के बाद तो वो लावा हो गया ना, तो जब वो ठंडा होगा तो वो रॉक्स का फॉर्मेशन हाँ होगा। ठीक है। हाँ, तो रॉक फॉर्म हुए, तो ये आपको एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स हुए क्योंकि धरती के सतह पर आके बने। और जब इंट्रूसिव का थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रूसिव कहाँ पे बनता है, और क्योंकि उसका दे रखा हुआ है कि इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सर मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग सिर्फ टर्मिनोलॉजी के साथ रूबरू होइए, अभी आप बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सब 11th क्लास की एनसीईआरटी उठा के या तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप इतना डीप क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं फिर उनको प्रॉब्लम होगी। क्लास में मुझे सबको लेके चलना है। नहीं मैम, दैट इज फाइन। तब जैसे जो कंफ्यूजन हुआ तो वो पूछना तो बनता है नहीं, ना। कंफ्यूजन आप एनसीईआरटी के अंदर रहिए या तो फिर पर्सनल पूछिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपने खुद देखा है कि 6 के बाद 7, तो 7 के बाद अभी आप 8 पे देखेंगे किस तरह से फॉर्म की गई है। ठीक है, तो इफ दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो ठीक है, आप एक बार बोल दो कि दिस इज बियॉन्ड दिस लेवल ऑफ क्लास 7। मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। अब तो मुझे आप अब एक तो फिर आप क्लास पे थोड़ा नोटिस किया करिए, हम बार बार इस चीज को बोलते हैं कि जो भी अभी कंटेंट हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा है अभी सिर्फ हम उसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि सर ने बोला है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी कराइए और उसके अकॉर्डिंग जितने चैप्टर कवर हो रहे हैं, जितने टॉपिक कवर हो रहे हैं, बस उनको करवाइए। और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 11th क्लास की एनसीईआरटी का हम बार बार नाम लेते हैं, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप उसको उठा के फिर पढ़ लीजिए अपने नॉलेज के लिए। अच्छा, अब जैसे जो अभी तक जैसे जो अपना अभी हमने कवर किया है उसके बेसिस पर एक डाउट था मेरा कि अर्थ को डिवाइड करा है हमने 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज क्रस्ट एंड देन मेंटल एंड कोर। जी ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज फाइन। अब जब क्लास 6 की देख रहे हैं तो वहां पे हमें दिया हुआ था कि लिथोस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है अर्थ, एक लैंड मास जो कि हमारा कॉन्टिनेंट्स हो गया, एक हमारा ओशियनिक पार्ट्स में हो गया। सर आप फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो लेयर है ना उसकी। आपने शायद अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा नहीं है अभी तक, इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी आप पढ़िए और उसके पीछे के क्वेश्चंस करिए। अब आप जो है क्लास का टाइम भी इसके साथ लेंगे क्योंकि आप मैंने करे हुए हैं मैंने। ठीक है, आप मुझे बाद में कॉल करके बात करिएगा क्योंकि अभी क्लास का टाइम भी जाता जाएगा। और मैंने लेयर्स और कॉन्टिनेंट और ओशंस अलग अलग पढ़ाया है, उसको जो सेपरेशन है ना उसको भी आप लोग सेपरेट करके चलिए, नहीं तो बाद में सब हौच पौच हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स आना बहुत ही जेन्युइन है कि ये तो आएगी ही आएगी अगर आप सेपरेट करके नहीं पढ़ेंगे तो। अब ये बताओ कि किसी आवाज नहीं आ रही है मैम, वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी वॉइस नहीं ब्रेक, इधर नेटवर्क का इशू नहीं है जी। मैम पूजा मैम एक काम, मतलब मैं गुरु बोल रहा हूँ, मतलब मैं अपने एंड से एक एडवाइस देना चाह रहा था कि अगर आप मतलब जैसे क्वेश्चंस तो रहते ही है और अपन क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन जैसे अभी जो मतलब मेरे को नाम तो नहीं पता जो अभी पूछ रहे थे आपसे क्वेश्चन, तो क्या है कि कोई भी क्वेश्चन रहता है दिमाग में तो वो 10 से 15 मिनट तो लेता ही है मैम।
तो या तो फिर मैम कोई एक वीक में एक सेशन आप उस तरह का रखिए जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर इस पूछे जाए। सर क्वेश्चन अभी आप ये बताइए, मैंने कॉन्टिनेंट पढ़ा रखा है और उनको अभी अर्थ, इंटरनल अर्थ अलग पढ़ाया है, आउटर अर्थ अलग पढ़ाया है, और उनको उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने इसका मतलब एनसीईआरटी अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, जी मैम। तो इसका मतलब है कि अभी तक उन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है, और एनसीईआरटी एक बार में समझ में भी नहीं आएगी, इसलिए बोल रहे हैं कि उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, बताया भी है मैंने कल के वीडियो में कि कैसे टर्मिनोलॉजी लिखिए, उसके रेफरेंस में एक सेंटेंस लिखिए, फिर टर्मिनोलॉजी लिखिए, फिर उसके रेफरेंस में एक सेंटेंस लिखिए, और उसको कंपेयर करिए। कंपेयर करते चलेंगे तब 11वीं क्लास तक आपको सब कुछ क्लियर होगा, नहीं तो वहां पर सब हौच पौच हो जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपकी ज्योग्राफी के लिए 11वीं क्लास की ही एनसीईआरटी है, जो आपका फिजिकल दी हुई है। जी मैम। ठीक है, अब आज सेकंड वाली क्लास जो रही है परसों की और कल वाली, किसी को उसमें प्रॉब्लम है? हमारी बदलती पृथ्वी और वायु में नहीं है तो मैपिंग की क्लास स्टार्ट करें? ठीक है मैम। ठीक जी है, मैम स्टार्ट करें। हिमालय से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। हिमालय का पहले डिवीजन देख लेते हैं कि हिमालय का डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, कैसे ट्रांस हिमालय बनेगा, कैसे ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आते हैं, बृहद हिमालय में क्या क्या आता है, लघु हिमालय में क्या क्या आता है, और आपका उत्तर पूर्वी हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, इन सबको हम लोग आज देखते हैं। मैपिंग में आप लोग नोट करते चलिएगा इन चीजों को, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अरे जयराम सागर एक तो यार समझ में नहीं आता, लोग क्लास करने आते हैं क्या करने आते हैं। अरे भाई साहब, अरे किसका बच्चा रो रहा है? अरे भूपेंद्र जी, जरा माइक और फोन दोनों ऑफ कर दीजिए अपना वीडियो। ये पूरा हिमालय है आपका, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। ये कैसे बना, क्यों बना, अब इसके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, इसका फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस समझिएगा, यहाँ से हम लोग इनकी मेन मेन माउंटेन जो रीजन है वो करेंगे, और जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अभी आप लोग लिख लीजिएगा। ये पहले हिमालय है, ये हिमालय का पार्ट है। सबने अपना मैप ले रखा है कि नहीं? मैप अगर आप लोगों के पास होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ये जो हिमालय है हमारा, ये कई पार्ट में बटा हुआ है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हिमालय हमारा कई पार्ट में बटा हुआ है। ये है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, अगर आप ये वाला डायग्राम देखें तो। प्रादेशिक विभाजन मतलब क्या मैम? स्टेट डिवीजन? नहीं, स्टेट नहीं, रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन, ओके। जी, अब ये आप लोग देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम देखिए। ये देखिए,
ये है रीजनल हिमालय, और हम लोग रीजनल हिमालय का डिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो ये रेड पोर्शन दिखा रखा है ये वाला, ये आपका होता है पंजाब हिमालय, और इसको माना जाता है, अब ये मत देखिएगा कि खाली बस ये रेड दिखा रहा है तो यहाँ तक, ये पूरा आपका हॉरिजेंटल होता है, ये पूरा ऐसे करके आएगा, ये अपने साथ साथ पूरा ऐसे ऐसे करके डिवाइड होगा पूरा, और कहाँ तक होगा, मध्य भारत तक होगा। ठीक है, ऐसे करके जब ये आएगा तो ये मध्य भारत तक पूरा डिवाइड होगा। यहाँ से होगा ये यहाँ तक, और ये भी ऐसे यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये भी ऐसे ही चलेगा, ये भी ऐसे ही चलेगा। तो ये जो आप ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, इनके बीच के डिवीजन में जो रिवर्स है वो आप लोग लिखते चलिएगा। पंजाब हिमालय की अगर बात करें तो पंजाब हिमालय आपका सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, सिंधु और सतलज नदी के मध्य में, मतलब बीच में होगा। जैसे ये स्ट्रेट लाइन पूरी खींची जाएगी, सॉरी गाइस, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी और दूसरी स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींची जाएगी, ये ऐसे करके, और ये मध्य भारत तक आएगा। तो ये क्या होगा, सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में आएगा, और ये कौन सा हिमालय होगा, पंजाब हिमालय होगा। उसके बाद सतलज से काली नदी के बीच में हमारा कुमायूं हिमालय होगा। ये देख रहे हैं ब्लू वाला पार्ट, यहाँ से जो ये यहाँ तक होगा ये कौन सा होगा, कुमायूं हिमालय होगा। ये देखिए ये कुमायूं हिमालय होगा। कौन कौन सी दो नदियों के बीच में आएगा, सतलुज और काली नदी के बीच में। आवाज क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर आ रही है। फिर ये नेपाल की बात करेंगे तो ये नेपाल हिमालय है। नेपाल का मैप देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ से कुमायूं से यहाँ तक ये नेपाल हिमालय तक होगा। ये किन दो नदियों के बीच में पड़ेगा, काली नदी यहाँ पे जो है, और ये वाली नदी तिस्ता नदी। ठीक है, तो तिस्ता नदी, काली नदी, सतलुज नदी और सिंधु नदी, ये पूरा एक ऐसे क्या बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये पूरा यहाँ तक क्या बनेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान, ये पूरा डिवीजन इनका होगा। फिर ये तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, अब यहाँ से तिस्ता है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये कौन सा हिमालय कहलाएगा, असम हिमालय कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। मैम लेकिन एक चीज बताइए, आपने पहले जो बोला पाली और पिस्ता रिवर के बीच में, कौन सा कह रहे थे? कौन सी? काली और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। ये नेपाल का देख रहे हैं मैप, ये वाला, ये नेपाल का मैप है हमारा, ब्लू ब्लू वाला जो, हाँ ये ब्लू डार्क वाला। ब्लू। ये आप लोग जब फिर से रिकॉर्ड क्लास देखेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं सारे। ठीक है, ओके यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। अब अगर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पंजाब हिमालय की, तो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक था, किन दो नदियों के बीच में, कौन बताएगा? सिंधु से सतलज। सिंधु और सतलज के मध्य। ठीक, और इनके बीच में कौन कौन सी चोटियां हैं वो लिख लीजिए, इनके बीच में कौन कौन से माउंटेन आएंगे। कोई मैप खोल के बैठा है, बताएगा? यस मैम, खोले हैं। तो इनके बीच में कौन कौन सा आएगा? ये देखिए, कोई नहीं, हम तो बस जब तक इसको खोल रहे थे तो मैंने पूछ लिया, हम बता रहे हैं इसको अच्छे से आप लोगों को। क्या बताना है मैम? सिंधु और सतलज के बीच में कौन कौन से माउंटेन आएंगे? सुलेमान श्रेणी। ठीक है, लिखिए आप लोग। सिंधु और सतलज नदी के बीच में लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर।
लंबाई पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एज पर नॉलेज उसको समझ लीजिए। कौन कौन से कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय को मिलाकर क्या बनेगा? काराकोरम श्रेणी बनेगी। काराकोरम आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ये है पूरी काराकोरम श्रेणी आपकी। ये वाली जो है आपकी काराकोरम। आवाज किसकी साइड से आ रही है? ये वाली जो श्रेणी आपकी ये काराकोरम है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से पूरी आ रही है आपकी यहाँ तक। ये देखिए, ये काराकोरम श्रेणी है। किन दो नदियों के बीच में हम लोगों ने बताया है? सिंधु और सतलज के बीच में। इनके बीच की लंबाई कितनी है? 560 है। दूसरी इसके अंदर आती है पंजाब हिमालय में लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये काराकोरम है आपकी यहाँ तक। ये देखिए, ये लद्दाख है। ये सब मार्क करते चलिए, इम्पोर्टेंट है ये। अभी चाइना के साथ विवाद यहाँ पर होता रहता है अक्सर। ले पीर पंजाल, उसके बाद है पीर पंजाल आपकी। ये देखिए, ये आपकी पीर पंजाल है यहाँ पे। जास्कर और धोलावीरा, जास्कर और धोलावीरा, ये देखिए। सॉरी, धोलावीरा नहीं, धोलाधर है। ये धोलाधर है और ये आपकी जास्कर है। ठीक है। जी जी मैम। जम्मू कश्मीर के पास देखिए यहाँ पे आपकी जास्कर है। तो इसके अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी श्रेणियां? 5 आ जाएंगी। पार पर्वत माउंटेन रेंज आएंगे इसके अंदर। कौन कौन से आएंगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धोलाधर। अब इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, इनका सीक्वेंस क्या है, फिर हम लोग आगे चल। मैम हाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी बोलिए। मैम एक ये क्वेश्चन हम देख रहे थे, एक उसमें आर्टिकल में था कि मैम ये कोई ऐसी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। हाँ और मैम ये जो इंडस रिवर वाला है मैम, जहाँ से इंडस आती है, तो मैम इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि मैम जब हिमालय बीच में पड़ जाते हैं तो वो कैसे मतलब जाती है, पाकिस्तान में भी जाती है इंडस रिवर। तो मैम कैसे इसका फ्लोइंग स्ट्रक्चर कैसा है मैम इंडस का, सिंधु रिवर का? मैम नाम बताइए अपना। कुशाग्र बोल रहे हैं मैम। ओके, तो आपको बता दें कि जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे रिवर का, तो हम लोग जी जी। वहां पे देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ कहीं आपका मानसरोवर है। ठीक है। हाँ मैं मानसरोवर से, जी जी जी। तो यहाँ से बस मैम कंफ्यूजन ये था कि मैम कि वो पार कैसे करती है। पानी को बहने के लिए अगर पानी बह पार करती है ना मैम? जी नहीं, इन्होंने दो क्वेश्चन एक में कर दिया है। एक इन्होंने अफ्रीका का क्वेश्चन पूछ लिया है, दूसरा इंडस वैली का पूछ लिया है। ठीक है। और मैम ये दोनों क्वेश्चन मैम उसमें आए थे, आ चुके हैं मैम शायद दोनों ये क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं और आपको पता होगा कि ये हम लोग 6 के एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। इंडस वैली ड्रेनेज सिस्टम नहीं पढ़ा है, लेकिन कौन सी नदी कहाँ पे काटती है, कौन सी नदी बड़ी है छोटी है, ये हम लोगों ने पढ़ा है वहां पे। अच्छा मैम मैंने देखा नहीं। हाँ, तभी कह रहे हैं कि एनसीईआरटी को हल्के में मत लीजिए। एक एक लाइन में 10-10 क्वेश्चन है उसके। लैंग्वेज चेंज होगा, 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। खाली अभी हम लोगों ने पंजाब हिमालय पढ़ा है, 5 देखी है इसमें माउंटेन रेंज। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल देगा, असेंडिंग ऑर्डर में बोल देगा, किसके नीचे कौन सी आती है सीक्वेंस में लगाने को बोल देगा, कुछ भी कर देगा। मैच द फॉलोइंग में भी दे सकता है, किन नदियों के बीच में पड़ती है वो भी दे सकते हैं, इनकी लंबाई कितनी है ये कभी नहीं पूछेंगे। जो पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ठीक है, पंजाब हिमालय देख लिया आपने। पंजाब हिमालय में 5 माउंटेन रेंज आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं फटाफट नाम बताइए, सामने ही है।
लद्दाख है, काराकोरम है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधार पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुमाऊं हिमालय की तरफ। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। भागीरथी व यमुना का उद्गम स्रोत नंदा देवी चोटी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय कहाँ पर था वो हम लोगों ने देखा था अभी पीछे वाली स्लाइड में अपनी। सतलुज और काली नदी के मध्य, ये वाला एरिया, ठीक है। और यहीं पर आपकी क्या क्या चीजें इन्होंने बताई है, भागीरथी व यमुना का उद्गम स्रोत है। कौन सी दो नदियां, भागीरथी व यमुना। नंदा देवी चोटी यहीं पर स्थित है, इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम लोग आते हैं नेपाल हिमालय पे। नेपाल मैम हिमालय इसकी मैम लंबाई एक बार बता दीजिए। 320, 320। अब नेपाल हिमालय की बात करते हैं। नेपाल हिमालय में किसके किसके बीच में है, काली और तिस्ता नदी के बीच में है। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं क्या कि इन दोनों के बीच में और उसके डिस्टेंस लिए जो है प्रीवियस सबसे ईयर ज्यादा? नहीं, डिस्टेंस मैंने अभी 4 बार बोला है कि डिस्टेंस नहीं पूछेगा, लेकिन ओके, फिर भी हाँ, अगर सॉरी। सिलेबस में है तो वो हमको पढ़ना है, कंप्लीट करना है। जी। अच्छा मैम, जो प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं वो भी पूछे जाते हैं मैम, कौन सी जगह पे कौन सा प्रोजेक्ट है मैम, कैसे हाँ, क्या है? जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और जो करंट में है वो तो पूछे ही जाने हैं कि कावेरी नदी पे अभी जैसे तक मैम एक गंगा क्यों, पता नहीं मैम कौन सा प्रोजेक्ट बना है जो रेलवे का सबसे बड़ा पुल बना है पूछे जाते 395 मीटर पे। अटल टनल नाम है उसका। नहीं वो नहीं भैया, वो दूसरा एक बना है कोई असम और। वाले पे जो पूछा था, असम वाले पे क्वेश्चन आ भी चुका है। मैं बताता जो हूँ कौन सा ब्रह्मपुत्र पूछा नदी गया, पे अलग बना कुछ था। पूछा गया भैया। वो भैया वर्ड्स जो बना है वो चिनाब के ऊपर बना है मैम, जम्मू कश्मीर में। पूछे जाते हैं अभी मैम कौन प्रोजेक्ट, सा? परियोजनाएं, हाइड्रो पावर कहाँ है, कहाँ पर है, सोलर पैनल कहाँ लग रहे हैं, अभी ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सारी क्वेरी आपसे ठीक है नहीं मैम। है क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखे होंगे तो क्वेश्चन जी जी आएंगे। जी जी मैम। मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग जो करंट पढ़ रहे हैं, करंट में अगर कुछ पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स के लिए भी बताया था, एक अलग से जी जी पन्ना जी। रखिए और उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब एक एक हेड ऊपर हेडिंग डाल दीजिए और उसकी सब हेडिंग अच्छा, में जो जो करंट में आता जा रहा है उसको मेंशन करते वो चलिए लिखते और जाएं। अपने सिलेबस से मिलाते चलिए। जब आप उसको अपने सिलेबस से मिलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमें किस एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये जो पेपर आएगा ये आपका सिर्फ और सिर्फ करंट बेस्ड पर आएगा जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। जी 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 कम मैम। पढ़ के ज्यादा नंबर अगर लिया जा सकता है तो करंट में जितनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ पे टाइगर रिजर्व बन रहा है, कहाँ पर वैक्सीनेशन प्लांट लग रहा है, कितना वैक्सीनेशन है, ये अभी जैसे मैंने कल के उसमें करंट की क्लास में डिस्कस किया था कि कोरोना की जितनी न्यूज चल रही है आप लोग अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा 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 मैम। क्योंकि अभी तो राज्य क्या कह रहा है, केंद्र क्या कह रहा है, हम तो कई महीने से बस या तो कहें कि हम 1.5 साल से यही सुन रहे हैं, जब से लॉकडाउन लगा है 22 मार्च से कंप्लीट, तब से हम यही सुन रहे हैं कि राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय नहीं बन रहा है। डिमांड ऑक्सीजन की करते हैं, केंद्र देने से मना करता है। बताइए 50% रिजर्व कर लिया है केंद्र ने, वो भी वो उनको देगा जिसको उसे जरूरत लगेगी। कल एक टॉपिक डिस्कस किया था गिफ्ट टैक्स का, गिफ्ट पे जी जी टैक्स मैम। लगता है लेकिन वहां पे देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि गिफ्ट पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है, सबको पता है कि गिफ्ट अगर हम लेते हैं तो उस पर टैक्स लगता है फॉरेन पर। हम अगर इंडिया में जी भी जी जी मैम। गिफ्ट खरीदने जाते हैं तो भी हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी वो आपने देखी है कि अगर केंद्र लेता है तो टैक्स नहीं लगेगा, स्टेट ले रहे हैं तो टैक्स लगेगा। तो ये आपका बिल्कुल मैम सही कह रही हैं। ये आपका पॉलिटी से रिलेट कर गया, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 मैंने वहां पे डिस्कस अच्छा किया। मैम, जो इथिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर है मैम, हाँ, मैम ये कैसे पढ़ा जाए मैम? कोई बुक बता दीजिए, उससे पढ़ें या कुछ बताया जाएगा इसमें?
एथिक्स और डिजास्टर जो है इसके लिए बुक्स आती हैं, पढ़ लीजिएगा, क्लासेस चलेंगी, कर लीजिएगा। आप लोग जो चलता है उसे छोड़ के बाकी सब कुछ क्यों करते हैं? बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। नहीं मैम, थोड़ा सा ये है ना कि 40 मिनट की क्लास होती तो इसमें तो सब हो नहीं जाएगा मैम, तो कुछ अपने से भी करना ही है मैम। तो एक बार गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या तो करना है अभी तो चालू हिस्ट्री कर और देंगे वो भी। पॉलिटी ही कंप्लीट कर लीजिए ना। आप लोगों के पास मैम टाइम कैसे जी- बचता है? आपको करंट करना होता है। मैम क्योंकि 7वीं 8वीं क्लास की मैम किताबें हो चुकी हैं, पढ़ ली हैं मैम, ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री मैम कर ली है मैम। सर ने लेकिन सर हम सर ने तो बोला है कि एथिक्स की वो नोट्स बना के देंगे, वो बोला तो है सर एथिक्स ने। के नोट्स मिल जाएंगे आपको। एथिक्स सर बोलेंगे, जिस भी टीचर को पढ़ाने के लिए वो आपको पढ़ा भी देगा। आपको लग रहा है कि आप सब कुछ एक साथ पढ़ के समझ सकते हैं। आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, लेकिन तब भी बहुत सी उसमें ऐसी चीजें जो अभी तक आपकी डाउट्स नहीं क्लियर हुए होंगे। जी जी अगर आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ चुके हैं तो मेरी बात मानिए, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप उसको दूसरी बार भी पढ़ते हैं और अगर उसको 3 बार पढ़ते हैं तब जाकर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। पहली बार में अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो दूसरे में 40 मिनट लगेगा, फिर लास्ट में 20 मिनट जब लगेगा ना, और जब उसके नोट्स जी जी। आपके एक पन्ने पर होंगे तब समझिए आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हुई है। अच्छा मतलब अच्छा मैम, क्योंकि मैंने जो नोट्स आपको भी मैम एनसीईआरटी भेज दूंगा, जो आपने मैम पढ़ाया था वो तो नोट्स बनाए ही थे, जी और बाकी जो सर को भी मैंने भेजे थे मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, तो मैंने मैम प्रॉपर उसके नोट्स भी बना लिए हैं। तो वो मैम वो लग रहा था कि पूरा दिन वेस्ट हो रहा था इस टाइम, तो कुछ और मतलब अगर पढ़ पाए इनिशिएट कर पाए तो वो भी पढ़ लें। तो आप एक काम करिएगा, आपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको एक बार फिर जी जी से मैम, मैं रिवाइज आपको भी भेज करिएगा। दूंगा, मैं आपको भी मैम एक बार भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। हाँ, तो आपने एक बार आप भी कैसे रीचेक बनाए? कर आपने लीजिएगा। चैप्टर वाइज बनाए होंगे ना? कितने पन्ने में जी जी नोट्स जी जी बनाए मैम। हैं? मैम हार्डली एक पन्ने में एक चैप्टर या आधे पन्ने में एक चैप्टर ऐसे करके मैम किया है। अब कोशिश करिए कि 2 पन्ने में वो जो 6 या 7 चैप्टर है वो सारे आपके आ जाएं। इतना अच्छा कंसाइज अच्छा अगर आप ठीक है कर मैम। सकते हैं तब आप समझिए जी जी आपकी एनसीईआरटी मजबूत है। और ठीक अगर है आपका मैम। बेस मजबूत है, और ये सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए, आपका बेस जितना मजबूत है यूपीएससी निकालना उतना आसान है आपके लिए। ठीक है, उस पूरी बुक को अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं जी जी 1 से 1.5 पन्ने में, वो कंसाइज जी नोट्स जी होंगे आपके। तो आप अगर पढ़ चुके हैं तो मेरी मानिए एक बार फिर से उसे पढ़िए। रही एथिक्स की बुक बताने की बात, आर्ट्स एंड कल्चर की बुक बताने की बात, हिस्ट्री की बताने की, तो बुक्स लिस्ट हम सर से बोल के आप लोगों को अवेलेबल ही करवा देते हैं। ठीक है, सर को हम ठीक है बना के मैम। दे ठीक देंगे है। बुक लिस्ट एक, और सर उसमें अपना कुछ ऐड करके आप लोगों को दे देंगे वो। अच्छा मैम, जैसे अगर मान लीजिए ये पॉलिटी के लिए बुक लेनी, जैसे एम लक्ष्मीकांत ले ली, तो मैम वैसे तो बुक रेफरेंस एक ही एक लेना मैम, मतलब वन बुक इज सफिशिएंट हाँ, ना मैम, अगर उसे ही ठीक से पढ़ लें तो। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए आपकी सबसे बेस्ट है। जी 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 मैम, मतलब मैम एक ही रेफरेंस बुक लें, चाहे वो हिस्ट्री की लें, चाहे एस के पांडे ले ली हिस्ट्री के लिए, तो हाँ, एक बुक सफिशिएंट रहेगी मैम। देखिए ऑप्शनल में डाइवर्सिटी ज्यादा है, क्योंकि किसी थिंकर्स ने कुछ अच्छा कहा है, किसी ने कुछ अच्छा कहा है, तो उनकी पूरी बुक्स ना जी पढ़कर जी उनके पर्टिकुलर थॉट्स पढ़ने होते हैं। तो उसमें कम से कम 15, 20 या 25 बुक्स का रेफरेंस हो जाता है आपके पास। समझ लीजिए आपकी खुद की लाइब्रेरी बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जीएस जी के जी लिए जी जी एक रेफरेंस बुक बहुत होती है। किसी का भी ले लीजिए एक अच्छा पब्लिकेशन, उसको आप जी जी पढ़िए, वो मैम। सफिशिएंट होगी। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मैम। हम लोग बात करते हैं नेपाल हिमालय की, तो ये काली और तीस्ता नदी के बीच में आता है। 800 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां, ये यहीं पे आपको सारी दिखेंगी। जब आप लोग मैप देखेंगे, ये क्या खुल रहा है? ये इसका मैप दूसरा वाला कहाँ है? ये जम्बू वाला आप लोगों ने देख लिया था। क्लास श्योर है ना, हिस्ट्री की है आप लोगों की? अभी नोटिफिकेशन कोई नहीं आया, कल शायद सर की क्लास नहीं हुई थी। मैम एक बार और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और एक हिमालय कौन सा है? हाँ हाँ, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें उल्टा दिखा रहा है। ये मैप ऐसे ही दिया होगा, तो आप लोग देख लीजिए, लिख कर उसे मार्क कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये सब यहाँ पर आएंगी। आप ये नेपाल के आसपास की ये सारी जो ये है, ये इस जगह पर आएंगी।
तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा। अब असम हिमालय के बारे में लिख लीजिए। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। लंबाई इसकी कितनी है? 750 किलोमीटर है। कुल्ला कांगड़ी नामचा बरुआ नंगा पहाड़ी क्षेत्र यहीं पर स्थित है। ठीक है, रिपीट मैम। कुल्ला कांगड़ी नामचा बरुआ नंगा पहाड़ी क्षेत्र। ठीक, यस मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये मैपिंग आप लोग अपने उस पे करते चलेंगे। अगर हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करें कि ट्रांस हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कौन कौन सी चोटियां आती हैं, तो ट्रांस हिमालय का भाग आपका ये सबसे ऊपर का भाग होता है। मैम अभी कौन कौन सी पहाड़ियाँ बताई हैं? हेलो, हाँ हेलो, कौन कौन सी पहाड़ियाँ बताई हैं? एक मिनट। कुल्ला कांगड़ी असम हिमालय में है। ये तिस्ता दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, लंबाई 750 है। कुल्ला कांगड़ी नामचा बरुआ नगा पहाड़ी। ठीक है, इसमें नामचा बरुआ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ऊपर वाली तो सारी इम्पोर्टेंट है आपकी, नीचे वाली में नामचा बरुआ असम हिमालय में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम ये धापला पहाड़ियाँ नहीं मैम इसमें है? सर जो लिखाया जा रहा है पहले वो लिख लीजिए। हम लोग डिवीजन करके पढ़ रहे हैं ना, अब फिर उसमें सब हौच पौच हो जाएगा, फिर बोलेंगे मैम यहाँ का वहां चला गया, फिर वो क्लियर नहीं होंगी चीजें। हिमालय का डिवीजन कहाँ तक हुआ है? तीसरा डिवीजन हुआ है आपका ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। जब आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में पहुंचेंगे तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिशी, पटकई पहाड़ियां हैं सर। ठीक है, उत्तर पूर्वी हिमालय की चोटियां लिख लीजिए कौन कौन सी हैं। डाफला पहाड़ी ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय है और वहां पे लिखवा रहे हैं। डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिशमी पहाड़ी, पटकई बूम, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। और पटकई बूम जो है आपकी वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। मैम रिपीट कर दीजिए प्लीज। डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिशमी और पटकाई। और जो पटकाई है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है। बाकी वाली जो आपकी नाम से ही क्लियर हो जाएंगी, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, बरेला श्रेणी असम, मणिपुर नागालैंड में और मीकरी पहाड़ी असम में। मिकीर पहाड़ी पर कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग फिर से साउथ ईस्ट जी। ठीक है, बोलिए। ये नॉर्थ ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट वाला जो आप जी, ये किस दो नदियों के बीच में कह रहे थे? ये किन दो नदियों के बीच में? तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। ओके ठीक है मैम। ठीक है, और इनका डिस्टेंस क्या बोल रहे थे? इनका डिस्टेंस हमने बताया था आपको 750 असम हिमालय में। ठीक है, 750। अब ये जो है ये तो नाम से ही क्लियर है कि नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मणिपुर
मणिपुर में है, मिंजो पहाड़ी मिंजोरम में है, त्रिपुरा में है, बरेल श्रेणी जो है असम, मणिपुर, नागालैंड में, और मिकिर पहाड़ी असम में है। अब मेघालय की पहाड़ियां देख लीजिए, गारो खासी जयंतिया, आप लोग ने न्यूज़पेपर में कई बार इनके नाम भी सुने होंगे कि गारो खासी जयंतिया, वहां पे जनजातियां भी हैं, मतलब वहां पे ट्राइब्स भी हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको? डेढ़ 2.5 मिनट बचे हुए हैं, बताइए आप लोग क्लियर है सबको? मैम गारो खासी जयंतिया हिमालय का पार्ट है? हाँ सर, उत्तर पूर्वी हिमालय का गारो पार्ट खासी जी। सर गारो खासी जयंतिया हिमालय का पार्ट है जी, उत्तर पूर्वी हिमालय का पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। मैम एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए ना जी, एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए ना मैम, एक्स्ट्रा क्लास। सर और भी तो क्लास मैम इसी प्रायद्वीपीय पठार में भी दिखाता है कभी कभी। सर जब अभी हमने लाइन खींची थी तो आपको देखा होगा कि जब हम लोगों ने लाइन खींची तो ये कहाँ तक आता है, ये बांग्लादेश का पूरा आता है। यहाँ पे कौन कौन सी 2 रिवर देखी थी, त्रिस्ता और ब्रह्मपुत्र देखी थी, तो ऑब्वियसली ये पार्ट उसी में ही आएगा आपका। ठीक है, इसीलिए ये वहां पे दिखाता है आपको। और गारो खासी मैंने कहीं पढ़ा था मैम, प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं, हिमालय का पार्ट नहीं है। नहीं, वो चीज बिल्कुल गलत होगी, किसी ने लिख दिया होगा या आपने कुछ गलत समझ लिया होगा। लेकिन ये वाला जो सोर्स है ये गवर्नमेंट का है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है कि ये यहीं पर आती है। गारो खासी जयंतियां ट्राइब्स भी हैं वहां पर, पहाड़ियां भी हैं वहां पर। ठीक है। पटकाई बूम कौन से हिमालय में आती है? कौन सी? पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा में। मैम कौन से, शिवालिक में कि मध्य में कि बृहद में? और आप लोग हेडिंग क्यों नहीं सुनते? वैसे इतना कम टाइम होता है, 1 मिनट रेस्ट बचा है, और सबसे पहले बोला था कि उत्तर पूर्वी हिमालय की चोटियां लिखवा रहे हैं। इतना मैं पूछ रहा हूँ कि किस पार्ट की है वो, उत्तर पूर्वी शिवालिक की है कि सर नॉर्थ ईस्ट हिमालय क्या है? उत्तर पूर्वी हिमालय का क्या मतलब है ये बताइए। हमने जब पहले ही आपको बोला है कि डिवीजन आपका हो रहा है ना, ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, लेसर हिमालय हो गया। मैम पहले तो आप हिमालय को 3 पार्ट में बांट दिए हैं, ट्रांस अलग हो गया, बृहद अलग हो गया, मध्य अलग हो गया, शिवालिक अलग हो गया, तो वही हम पूछ रहे थे किस पार्ट में है। सर 1 मिनट रेस्ट बचा है, उसमें हम आपको कैसे समझा दें ये चीज? ठीक है, अगली क्लास में समझा दीजिएगा। हमने जो ये ऐसे करके बांटा है, ठीक है, ये यहाँ तक जब बांटा है तो ये शिवालिक सबसे नीचे पार्ट होता है और यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पाया जाता है।